हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शक्ति सिंह एक बार फिर उपस्थित हूँ डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस को लेकर, है ना। कुछ वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आई थी, है ना, इसके लिए मैंने उस वीडियो को डिलीट करके, है ना, मैं फिर से इसे अपलोड करूँगा। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। तो मैं आपको बता रहा था परामर्श सेवा क्या है और परामर्श सेवा होती क्या है। ठीक है, देखिए, एक छात्र होता है, दूसरा होता है शिक्षक। ठीक है, अब ये क्या होता है भाई, विद्यार्थी को सर्वांगीण विकास करने के लिए, है ना, विद्यार्थी को सर्वांगीण विकास करने के लिए किसकी चीज़ की ज़रूरत होती है ना। सर्वांगीण विकास किसका करना है, सर्वांगीण विकास किसका करना है। ठीक है, तो ये करना है छात्र का सर्वांगीण विकास। ठीक है, और इसमें मदद कौन करता है, ये मदद करता है, शिक्षक मदद करता है। ठीक है, यानी कि अब सर्वांगीण विकास की बाधा कौन सी होती है, जो भी समस्याएं होती हैं, है ना, ये समस्याएं होती हैं, ये सब क्या हैं, ये सर्वांगीण विकास की बाधा होती हैं। इन बाधाओं को समाप्त करने में मदद कौन करता है, तो शिक्षक करता है। तो इसे कहते हैं परामर्शदाता, इसे क्या कहते हैं, परामर्शदाता। और इसे कहते हैं छात्र को परामर्श प्रार्थी, यानी परामर्श प्रार्थी। ठीक है, यानी परामर्श में मदद लेता कौन है, तो छात्र मदद लेता है, शिक्षक मदद करता है। तो अब ये कैसा होता है, शिक्षक पेशेवर होता है। पेशेवर का मतलब होता है विशेषज्ञ, है ना, प्रशिक्षित होता है, ट्रेनिंग लेता है। ठीक है, पेशेवर होता है, प्रशिक्षित होता है, यानी उसका व्यवसाय होता है और वो ट्रेनिंग भी लिए रहता है। ठीक है, अब छात्र के सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं उसके छात्र जीवन में। वो समस्याएं उसकी शिक्षा से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, शिक्षा से यानी शिक्षण से, है ना, एग्ज़ाम फॉर्म भरने से लेके, परीक्षा से लेके, स्कीम से लेके, सारी चीज़, कोई भी समस्या हो सकती है। शैक्षिक समस्या, उसकी व्यक्तिगत समस्या, ठीक है, कोई इमोशनल समस्या हो, है ना, सामाजिक समस्या हो, व्यवसाय से संबंधित समस्या हो, व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय वो चुने, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, है ना, कौन सा व्यवसायिक समस्या, है ना। ठीक है, और भी समस्याएं होती हैं। ठीक है, उसे समस्या परेशान करती हैं, इन समस्याओं का समाधान कर देंगे, है ना, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो जाएगा। यानी परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी आपस में बैठते हैं और उस समस्या को लेकर, है ना, कोई समस्या को लेकर क्या करते हैं, आपस में बैठकर क्या करते हैं, बातचीत करके समस्या का समाधान निकालते हैं। यानी बातचीत करते हैं और समस्या का समाधान निकालते हैं। जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है, उसका इलाज करता है, उस समस्या का समुचित समाधान कोशिश करता है, समस्या का समुचित समाधान करता है, और इस आधार पर इसे कहते हैं परामर्श सेवा। तो परामर्श सेवा की अवधारणा को आप लोग समझें। तो परामर्श सेवा क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परामर्शदाता, यानी परामर्शदाता, परामर्श प्रार्थी और परामर्शदाता आपस में बैठ के हैं, बातचीत करते हैं। ठीक है, आपस में बैठ के बातचीत करते हैं और किसी की समस्या का, जो भी शैक्षिक समस्याएं होती हैं, मानसिक समस्याएं होती हैं, व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, व्यवसाय समस्या, कोई भी समस्या होती है, उन समस्याओं का समुचित हल निकालने में जो परामर्शदाता होता है, जो शिक्षक होता है, कह सकते हैं हम, वो पेशेवर होता है, प्रशिक्षित होता है, ट्रेनिंग होता है। इसके कारण वो क्या करता है, बच्चे की समस्या का समाधान करके बच्चे का सर्वांगीण विकास को कर देता है। इसलिए ये परामर्श सेवा बहुत ज़रूरी है। आप भी कभी बहुत सारे परामर्श लेते हैं, कभी कहते हैं कि टेट में सर ये प्रॉब्लम आ रही है, टीटी फॉर्म भरने में ये दिक्कत आ रही है, टेट को कैसे पास करें, एग्ज़ाम कब तक होगा, कैसे होगा, प्रैक्टिकल की फाइल कैसे लिखें, इन सब बातों को आप लोग पूछते रहते हैं। ये सब आप परामर्श सेवा के रूप में आप, है ना, लोगों से राय लेते हैं, है ना। तो लेकिन आप लोगों को पता नहीं होता, तो सोशल मीडिया पे आप लोग डाल देते हैं कि भाई परामर्श लेना है, इनसे परामर्श लेना। तो सब तो जिनको जानकारी भी नहीं है, जो प्रशिक्षित भी नहीं है, ट्रेनी भी नहीं है, पेशेवर नहीं, वो भी, है ना, वो भी आपको ज्ञान देने लगते हैं। तो सोशल मीडिया पर जब भी आप अपनी समस्या को लिखते हैं तो सारी समस्या समाधान के लिए लोग अपनी अपनी राय देने लगते हैं, भले उनको जानकारी हो अथवा ना हो, है ना। तो इस प्रकार से ये परामर्श सेवा छात्र के हित के लिए होती है, छात्र के विकास के लिए होती है, ताकि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। देने वाला पेशेवर और प्रशिक्षित होता है। तो ये कैसी प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है
परामर्श सेवा क्या है, एक प्रक्रिया होती है। इसमें आपस में क्या होता है, आपस में बैठ के बातचीत होती है, ठीक है। परामर्शदाता होता है और परामर्श प्रार्थी होता है ना। और ये सब मिलकर क्या करते हैं, ये विद्यार्थी को स्वयं को समझने में मदद करता है कि विद्यार्थी अपने को समझ जाए, अपनी समस्या को समझ जाए, है ना। और जो भी समाधान, जो भी समस्या आ रही है उसका समाधान खोजने लगे, है ना। जीवन में जो भी चुनौती होगा, सही निर्णय, है ना, ये प्रक्रिया है, ये क्या करती है, सही निर्णय के लिए बात करती है, सही निर्णय की बात करती है ना। ये आप सही निर्णय ले लें, है ना, विद्यार्थी सही निर्णय ले और सर्वांगीण विकास करे, ये उसका उद्देश्य है। तो आपने देखा कि परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी आपस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और समस्या को लेकर चर्चा करते हैं। तो परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी की मदद करता है, हेल्प करता है कि वह सही निर्णय के द्वारा उस समस्या का समुचित समाधान करे, ठीक है। तो ये अवधारणा में अगर आए तो परामर्श सेवा की अवधारणा में आप ये सब चीज़ें लिख सकते हैं। अवधारणा का मतलब कॉन्सेप्ट में ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं कि भाई परामर्श का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो परामर्श के स्वरूप को लेकर हम लोग चर्चा करते हैं कि परामर्श का स्वरूप क्या है ना। तो परामर्श का स्वरूप क्या है, ठीक है। तो परामर्श का स्वरूप, अब हम लोग चलते हैं परामर्श सेवा का स्वरूप क्या है। स्वरूप का मतलब है कि आखिरकार इसका रूप कैसा होता है, ठीक है। तो ये द्विमुखी प्रक्रिया होता है, द्विमुखी प्रक्रिया से क्यों कहते हैं, ठीक है, द्विमुखी प्रक्रिया, क्योंकि इसमें परामर्शदाता, है ना, शिक्षक और छात्र, ये दोनों क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं, ठीक है। दोनों सक्रिय होते हैं, ठीक है, दोनों सक्रिय होते हैं, दोनों एक्टिव होते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है इसे द्विमुखी प्रक्रिया, द्विमार्गी प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा बिंदु है लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें जो शिक्षक होता है वो छात्र पर अपने विचार सौंपता नहीं है, विचार नहीं सौंपता, बल्कि उसको उसकी सहमति से निर्णय लेता है। यानी छात्र की सहमति से जो शिक्षक होता है वो बच्चे की जो हेल्प करता है छात्र की सहमति से करता है, यानी लोकतांत्रिक तरीके से, है ना, उसकी हेल्प करता है। तीसरा क्या है, व्यावसायिक सेवा, ठीक है। ये व्यावसायिक सेवा है, ठीक है। व्यावसायिक सेवा से क्यों कहा जाता है, परामर्श सेवा को व्यावसायिक सेवा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो शिक्षक होता है वो कैसा होता है, वो पेशेवर होता है और प्रशिक्षित होता है, प्रशिक्षित और पेशेवर होता है, ठीक है। यानी पेशेवर भी होता है और व्यावसायिक सेवा कहा जाता है। क्योंकि ये व्यावसायिक सेवा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है ना वो होता है, वो प्रशिक्षित होता है और पेशेवर होता है ना, उसका पेशा होता है, ठीक है। अगला बिंदु है कि व्यक्तिगत संपर्क, ठीक है। तो इसमें शिक्षक व्यक्तिगत संपर्क करता है। यानी व्यक्तिगत संपर्क का मतलब क्या हुआ, व्यक्तिगत संपर्क, आप जैसे आपको कोई समस्या आई है ना, तो आप मुझसे कैसे संपर्क करेंगे, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करेंगे, ठीक है। जब व्यक्तिगत रूप से जो शिक्षक से संपर्क किया जाता है तो शिक्षक उसका समुचित समाधान बताता है, क्योंकि हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग होती है, ठीक है। तो व्यक्तिगत संपर्क होता है। और अगला है, इसमें कंटिन्यूटी होती है, यानी निरंतरता होती है। निरंतरता का मतलब क्या होता है, निरंतर, इसमें निरंतरता होती है, क्योंकि जो समस्याएं होती हैं वो रोज आती हैं विद्यार्थी के जीवन में, लगातार चलती रहती हैं, कभी सामाजिक तो कभी सांवेगिक, कभी व्यक्तिगत तो कभी शैक्षिक, कभी व्यवसायिक, तमाम समस्याएं बच्चे को परेशान करती रहती हैं। इसलिए इसमें निरंतरता रखना भी जरूरी है। इसलिए माना जाता है कि परामर्श निरंतर, है ना, इसका जो स्वरूप होता है वो निरंतर होता है, निरंतरता होती है इसमें निरंतरता होती है, ठीक है। अगला बिंदु है स्वबोध, है ना। इसमें स्वबोध होता है। स्वबोध किसको होता है, स्वबोध होता है छात्र को, ठीक है। यानी छात्र को अपनी क्षमताओं के बारे में पता चल जाता है, अपनी, है ना, समस्याओं के बारे में पता लग जाता है, तो स्वबोध हो जाता है, ठीक है। अब आगे चलता है इसमें गोपनीयता, ठीक है। अगला बिंदु है गोपनीयता, ठीक है। गोपनीयता, किसकी गोपनीयता, देखिए गोपनीयता का मतलब ये होता है कि आपने बातचीत किससे की, आप बातचीत करते हैं शिक्षक से। जब आप शिक्षक से बात करेंगे तो क्या होता है कि आपकी जो भी बातचीत होती है वो सामाजिक हो सकती है, व्यक्तिगत हो सकती है, सांवेगिक हो सकती है ना, शैक्षिक हो सकती है। उन सब सूचनाओं को गोपनीय रखा जाता है। यानी परामर्शदाता, है ना, आपकी बात को किसी और से शेयर नहीं करता, है ना, और किसी से बताता नहीं है, ठीक है। तो ये गोपनीयता की बात आ गई यहाँ पर, है ना। अब आता है संवेगात्मक समर्थन, है ना। अब संवेगात्मक समर्थन का मतलब क्या है,
आप उस समस्या से पीड़ित हैं, ठीक है। तो संवेगात्मक समर्थन का क्या मतलब हुआ, ठीक है। जो परामर्शदाता होता है वो परामर्श प्रार्थी के यानी छात्र की जो इमोशनल प्रॉब्लम है, यानी उस समस्या की वजह से वो बच्चा भावुक होता है, इमोशनल होता है, तो वो उस इमोशनल को समझता है ना। जो शिक्षक होता है, जो पेशेवर होता है, प्रशिक्षित होता है, उन समस्याओं को समझता है और उसके है ना, उसके अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं उन भावों को समझता है और उनका समर्थन भी करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये संवेगात्मक समर्थन करता है। और ये परामर्श सेवा क्या है, शिक्षण का अंग भी मानी जाती है। ये कैसी मानी जाती है, ये शिक्षण का अंग कही जाती है, ये शिक्षण का अंग कही जाती है, शिक्षण का अंग मानी जाती है, ठीक है। यानी कि ये शिक्षण में जरूरी है भाई। शिक्षक से आप तरह तरह के परामर्श लेते रहते हैं, वो सारे परामर्श हर प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो ये परामर्श आप हर तरीके से परामर्श को, है ना, प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार आप ये शिक्षण का अंग भी होता है, ये समाधान केंद्रित होता है। अगला पॉइंट है, ये समाधान केंद्रित होता है। कैसा होता है, समाधान केंद्रित। समाधान केंद्रित। आप लोग पेन कॉपी पेपर लेके बैठिए, है ना। ये द्विमुखी प्रक्रिया है, यानी शिक्षक और छात्र दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक है क्योंकि ये अपने विचार, जो परामर्शदाता होता है वो परामर्श प्रार्थी पर अपने विचार थोपता नहीं है, सहमति से निर्णय लेता है, सहमति से उसकी समस्या का समाधान करता है। ये व्यावसायिक सेवा है ना, क्योंकि इसमें जो परामर्शदाता होता है वो प्रशिक्षित होता है, पेशेवर होता है, और छात्र होता है जो समस्या प्रार्थी होता है, जो समस्या से पीड़ित होता है, वो व्यक्तिगत संपर्क करता है, जैसे आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं वैसे ही। और ये निरंतर सेवा है, ये जीवन भर चलती रहती है ना। स्वबोध होता है, इसमें अपनी छात्रों को अपनी कमियों के बारे में पता चलता है, समस्याओं के बारे में, क्षमताओं के बारे में पता लगता है। ये गोपनीय प्रक्रिया है। गोपनीय क्यों है, क्योंकि इसमें जो भी परामर्शदाता परामर्श प्रार्थी के बीच में जो बातचीत होती है उसको गोपनीय रखा जाता है, ठीक है। ये संवेगात्मक समर्थन, उस समस्या की वजह से जो बच्चा होता है वो बड़ा पीड़ित होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, रोता है, गाता है ना। तो इन सब बातों को भी परामर्श प्रार्थी ध्यान देते हुए उसके संवेगात्मक समर्थन करता है, उनके संवेगों का समर्थन करता है। ये शिक्षण का अंग माना जाता है ना, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और ये समाधान केंद्रित होता है, यानी जो परामर्श सेवा कैसी होती है, ये समस्याओं का समाधान करती है। इस तरीके से आपने ये परामर्श के स्वरूप को जाना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, है ना। तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते चलिए, है ना। जब आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे तभी आप चीज़ों को क्लियर कर पाएंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं, परामर्श के सिद्धांत कौन से हैं, ठीक है। परामर्श सेवा के सिद्धांत, यानी कि परामर्श सेवा के सिद्धांत, यानी अब किन किन बातों का ध्यान रखते हुए परामर्श करना है, परामर्श सेवा के सिद्धांत की चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। तो परामर्श सेवा क्या होती है ना, ये मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं परामर्श भाई सेवा के सिद्धांत कौन कौन से, ठीक है। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो परामर्श सेवा में होता है स्वीकृति, ठीक है। पहला होता है स्वीकृति का सिद्धांत। अब स्वीकृति का सिद्धांत क्या है, ठीक है। स्वीकृति का सिद्धांत कहता है कि बच्चा परामर्श लेने जो आया है वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है ना। वो बच्चा किसी समस्या को लेकर आपके सामने आया, वो गलत भी हो सकता है, सही होता है, ठीक है। तो आप उसका गलत और सही दोनों बातों का ध्यान रखिए, है ना। दोनों बातों का आपको ध्यान रखना है, वो गलत है या सही है ना। उसे उसी रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, यानी उसी रूप में स्वीकार करो बच्चे को, है ना। उसी रूप में स्वीकार करना, उसी रूप में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जिस रूप में वो आपके सामने जिस समस्या को लेकर आए, स्वीकार करना, है ना। आप उसी रूप में स्वीकार करना पड़ेगा जिस रूप में बच्चा आपके सामने आया, ठीक है। अगला बिंदु है समान सम्मान, ठीक है। अब क्या है, समान सम्मान, ठीक है। सम्मान करना है आपको, ठीक है। परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी का सम्मान करना है, उसकी भावनाओं का सम्मान करना है, उसे वो जिस रूप में आया है आपके सामने उस रूप में उसका सम्मान भी आपको करना है ना। तो समान सम्मान का ध्यान रखना है उसके,
ठीक है। और सहिष्णुता, अगला है सहिष्णुता, ठीक है। सहिष्णुता का क्या मतलब है? जो परामर्शदाता होता है उसको विद्यार्थी को बड़े धैर्यपूर्वक सुनना होगा, यानी कि सहिष्णुता के साथ। वो गुस्सा भी हो सकता है, नाराज़गी के साथ, है ना, हर तरह इमोशनल हो सकता है, अपनी समस्या बताते समय रो भी सकता है ना। तो परामर्श जो प्रार्थी होता है ना, परामर्शदाता होता है, उसे सहिष्णु होना चाहिए, उसे बच्चे को धैर्यपूर्वक सुनना होगा, उसे सम्मान भी करना है, उसका सम्मान करना है, ठीक है, और धैर्यपूर्वक सुनना है, उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुनना है, और जिस रूप में आया है वो, है ना, उस रूप में उसे स्वीकार करना है, ठीक है। और गोपनीयता का सिद्धांत, गोपनीयता का सिद्धांत क्या कहता है? गोपनीयता का सिद्धांत यानी जो भी बातचीत होगी, है ना, वो कैसी होगी? गोपनीयता का सिद्धांत क्या कहता है? गोपनीयता का सिद्धांत कहता है कि जो बातचीत होगी वो गोपनीय होगी, गोपनीय रहेगी, किसी को बताई नहीं जाएगी, है ना, वो केवल परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के बीच में ही रहेगी, ठीक है। अब आते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक छात्र की जो समस्याएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि प्रत्येक छात्र की समस्याएं अलग अलग होती हैं, है ना। तो यानी कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर बच्चे की समस्या अलग अलग होती है, तो परामर्शदाता को, है ना, इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। निरंतर विकास का सिद्धांत, ठीक है। निरंतर विकास का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। तो निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है ना, कि ये सेवा है, ये निरंतर चलती है, ये निरंतर चलने वाली सेवा है, ठीक है। निरंतर चलने वाली सेवा है, निरंतर चलने वाली सेवा है, चलने वाली सेवा कही जाती है ना। ये निरंतर चलने वाली सेवा कही जाती है, ठीक है। और आत्मनिर्णय, ठीक है। इसमें भी जो विद्यार्थी होता है वो आत्मनिर्णय करता है, ठीक है। उसे क्या करना है, आप केवल उसे बताएंगे, मदद करेंगे, समझाएंगे, लेकिन अंतिम निर्णय जो होता है वो उस व्यक्ति का होता है। आप उसकी क्षमता, कैपेसिटी के बारे में बता देते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसकी बात को ध्यान से सुनते हैं, गोपनीयता रखते हैं, है ना। हर छात्र की समस्याएं अलग अलग होती हैं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। और इसमें जिस रूप में विद्यार्थी आपके सामने आता है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना है और उसको केवल समस्या समाधान के लिए आपको, है ना, मदद करनी है, ठीक है। यानी उसको, अब आता है संपूर्णता। संपूर्णता यानी कि संपूर्णता का मतलब क्या है? संपूर्णता का मतलब होता है कि विद्यार्थी के जीवन के समस्त पहलुओं पर आपको दृष्टि डालकर ही बच्चे को मार्गदर्शन करना है। संपूर्णता का सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत हैं, है ना, सिद्धांत, ठीक है। ये संपूर्णता का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति जो परामर्श प्रार्थी है उसके समक्ष पहलुओं पर आपको निगाह डालनी है, ठीक है। और सहानुभूति का सिद्धांत, अगला है 9वां, सहानुभूति का सिद्धांत। सहानुभूति का मतलब क्या है? सहानुभूति का सिद्धांत कहता है कि परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी के प्रति, है ना, सिंपैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होना चाहिए, है ना। तो ये सहानुभूति का सिद्धांत है। और अगला क्या है? अगला है लचीलापन। लचीलापन का सिद्धांत। लचीलापन का सिद्धांत क्या कहता है? लचीलापन का सिद्धांत कहता है कि जो भाई जो परामर्शदाता परामर्श लेने एक बार नहीं आता, बार बार आता है। क्यों आता है? क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं उसके जीवन में, है ना, और उसी घटना से संबंधित जिस समस्या को लेकर वो परेशान है वो समस्या समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलती रहती है। इसीलिए परामर्शदाता को भी समय काल परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसमें लचीला रुख अपनाते हुए उसमें बदलाव करना चाहिए। उसे परामर्श देने में है ना, बदलाव कर देना चाहिए। जैसी परिस्थिति वैसा बदलाव उसे करना होगा, लचीलापन, ठीक है। और ये सहयोग, ठीक है। अगला है सहयोग का सिद्धांत। तो सहयोग का सिद्धांत क्या कहता है? सहयोग का सिद्धांत कहता है कि बच्चे की समस्या के समाधान में उसके माता पिता हैं, शिक्षक हैं, है ना, और उसके मित्र हैं, दोस्त हैं, सबका सहयोग लेना चाहिए ताकि बच्चे का
समुचित समाधान हो सके, है ना। तो सहयोग का सिद्धांत ये कहता है। अगला हम लोग है व्यावसायिकता। अगला सिद्धांत है व्यावसायिकता। व्यावसायिकता का मतलब होता है कि जो परामर्श देने वाला होता है वो व्यवसायी होता है, पेशेवर होता है, प्रशिक्षित होता है। उसे परामर्श देते समय अपनी व्यावसायिकता का भी ध्यान रखना चाहिए, उसे अपने व्यवसाय का भी ध्यान देना चाहिए, है ना। यानी जो नैतिक मानक हैं, व्यवसाय में नैतिक मानक होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं। तो नैतिक मानक और नैतिक मूल्य, है ना, इस बात का ध्यान रखना है, नैतिकता बनी रहे, नैतिक मानक और नैतिक मानक या मूल्य, है ना, ये बने रहें, इस बात की भी यहाँ पर चर्चा होती है। ठीक है। अगला है मूल्यांकन। मूल्यांकन का सिद्धांत। मूल्यांकन का मतलब, मूल्यांकन का सिद्धांत क्या कहता है? मूल्यांकन का सिद्धांत कहता है कि परामर्श के परिणामों की जांच करना, है ना। जो परामर्श दिया है ना, उसके परिणामों की जांच करना कि भाई उसने जो बच्चे को मदद की है, बताया है, समझाया है, वो बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया, और वो परामर्श सही था कि गलत था, कहाँ त्रुटि तो नहीं हुई कहीं, इस बात का भी ध्यान रखना है। ठीक है ना। अगला है सावधानी का सिद्धांत। ठीक है। सावधानी, सावधानी का मतलब परामर्शदाता को सावधानी के सिद्धांत के अंतर्गत बहुत सा ध्यान देना है कि भाई जो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो सावधानी के सिद्धांत के अंतर्गत उसे इस बात का भी ध्यान रखना है कि बच्चे के साथ बड़े ही सावधानी के साथ उसे मार्गदर्शन प्रदान करना है। अगला है उद्देश्यपूर्णता, है ना। उद्देश्यपूर्णता का सिद्धांत क्या कहता है? उद्देश्यपूर्णता का सिद्धांत क्या कहता है? उद्देश्यपूर्णता का सिद्धांत कहता है ये सिद्धांत कहता है कि भाई उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए, है ना। परामर्श का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए और स्पष्ट होने के साथ साथ सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर मैंने चर्चा की परामर्श के सिद्धांतों की। तो स्वीकृति का सिद्धांत, बच्चा जिस रूप में समस्या को लेकर आए उसी रूप में, है ना, स्वीकार करना। वो अपराधी भी हो सकता है, वो समस्या पीड़ित भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। उसका समान सम्मान करना है आपको, है ना। समान सम्मान का सिद्धांत, सहिष्णुता, उसको धैर्यपूर्वक सुनना है। और गोपनीयता का सिद्धांत, उसकी गोपनीयता भी बरकरार रखनी है आपको, किसी बात इधर उधर ना हो। व्यक्तिगत हर बच्चे की समस्या अलग अलग होती है। निरंतर विकास का सिद्धांत कहता है कि ये परामर्श सेवा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें आत्मनिर्णय का सिद्धांत ये कहता है कि जो बच्चा होता है परामर्श प्रार्थी होता है स्वयं निर्णय लेता है, परामर्शदाता केवल मदद करता है। संपूर्णता का सिद्धांत, तो संपूर्णता का सिद्धांत ये कहता है कि जो, है ना, संपूर्णता के सिद्धांत के अंतर्गत यानी हमें सभी पक्षों का अध्ययन करना होता। यानी यहाँ पर हमें जो परामर्श प्रार्थी होता है उसके सभी पक्षों का अध्ययन करना होगा। संपूर्णता का सिद्धांत, सभी पक्षों का अध्ययन। ठीक है। यहाँ पर सभी पक्षों का अध्ययन, सहानुभूति रखना है। उसकी समस्या परिस्थिति के साथ बदलती रहती है, इसलिए उसे लचीलापन रखना है, बदलाव लाना है उसी अकॉर्डिंग, उसका सहयोग करना है। और यहाँ पर नैतिक मानक और नैतिक मूल्य बने रहें। व्यावसायिकता का सिद्धांत का ध्यान रखना है, मूल्यांकन करना है, परामर्श का मूल्यांकन भी करते रहना है। यहाँ पर सावधानी रखना है, सावधानी का सिद्धांत। और उद्देश्यपूर्णता का सिद्धांत किए तो यहाँ पर उद्देश्य स्पष्ट और सकारात्मक होनी चाहिए, है ना। तो परामर्श सेवा एक प्रकार से छात्र की सहायता होती है ना। तो इन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम लोग एक विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं, है ना, और उसके सर्वांगीण विकास में योगदान दे सकते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। परामर्श के सेवा के सिद्धांत थे, इनकी मैंने चर्चा कर दी। परामर्श सेवा के कौन कौन से सिद्धांत हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको बिंदुवार पढ़ा रहा हूँ, बिंदुवार बता रहा हूँ। आप लोग, है ना, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहिए, लिखते रहिए। अगर आप लिखेंगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। अब आते हैं कि परामर्श सेवा के महत्व क्या हैं। तो परामर्श सेवा के महत्व की हम लोग चर्चा करते हैं। परामर्श सेवा का महत्व क्या है? पहला महत्व, ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। देखिए, जब भी कोई बालक
किसी भी समस्या से पीड़ित होता है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसका मन नहीं लगता, मन डिस्टर्ब हो जाता है, वो पागलों की तरह हो जाता है। तो मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना, ठीक है, मेंटल हेल्थ की स्वास्थ्य रखना, ठीक है। दूसरा उसकी शैक्षिक प्रगति करना, ठीक है, बच्चे की शैक्षिक प्रगति करना, यानी अगर हम क्या करेंगे, मेंटल स्वास्थ्य अच्छा कर देंगे तो बच्चे का मन अच्छे से पढ़ाई में लगेगा और उसकी शैक्षिक प्रगति होने लगी, ठीक है। और वो अनुशासन की स्थापना भी हो जाएगी। अनुशासन की स्थापना करना, है ना, अनुशासन स्थापना करने के लिए भी, है ना, परामर्श सेवा का महत्व है अनुशासन स्थापना में, है ना। शैक्षिक प्रगति करना, उसका मेंटल स्वास्थ्य रखना, है ना, और कैरियर मार्गदर्शन करना, उसको, है ना, उसको कैरियर बनाने के लिए कैरियर मार्गदर्शन देना। भाई कौन वो किन के समस्या, उसकी क्षमता क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो कौन सी नौकरी में जा सकता है, कौन सी, है ना, तो ये उसका मार्गदर्शन आपको करना होगा। तो कैरियर मार्गदर्शन, है ना, महत्व होता है परामर्श सेवा का। उसकी शैक्षिक प्रगति भी हो जाती है, मेंटल स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है, अनुशासन में रहने लगता है ना, कैरियर मार्गदर्शन हो जाता है और उसमें आत्मविश्वास बढ़ जाता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस होता है। अगर व्यक्ति में कॉन्फिडेंस होता है तो वो बड़े बड़े कार्य भी करने लगता है, ठीक है। अगला आता है कठिनाइयों का सामना, ठीक है, कठिनाइयों का सामना, ठीक है। अब वो उसके सामने क्या होती है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है, कठिनाइयाँ आती हैं तो उन कठिनाइयों का सामना वो कर लेता है अच्छे से। कैसे कर लेता है, उन कठिनाइयों का सामना परामर्श सेवा के द्वारा कर लेता है। परामर्श सेवा से मेंटल स्वास्थ्य, शैक्षिक प्रगति, अनुशासन की स्थापना, कैरियर गाइडेंस भी मिल जाता है, आत्मविश्वास भी मिलता है, वो कठिनाइयों का सामना भी कर लेता है, ठीक है। उसके अंदर कौशलों का विकास भी हो जाता है, स्किल डेवलपमेंट हो जाते हैं, वो बहुत सारी, है ना, कौशल विकास भी हो जाते हैं उसके सामने, है ना, बहुत सारी उस कठिनाइयों का सामना करते करते, लड़ते लड़ते उसमें स्किल आ जाते हैं, है ना। वो समायोजन भी कर लेता है, वो सारी परिस्थितियों से समायोजन कर लेता है, क्योंकि उसे परिणाम पता चल जाते हैं, क्योंकि परामर्श सेवा के माध्यम से परामर्शदाता उसकी शैक्षिक प्रगति में, है ना, योगदान देता है। बुरी आदतों से बचा दिया जाता है, जो उसके अंदर बुरी आदतें लग जाती हैं तो बुरी आदतों से बचाव होने लगता है, ठीक है, बुरी आदतों से बचाव भी होने लगता है, ठीक है, क्योंकि वो नाराज़गी में बहुत सारे। और अभिभावक संतुष्टि, ठीक है, अभिभावक संतुष्टि, अभिभावक संतुष्टि का मतलब होता है कि माता पिता की संतुष्टि से, ठीक है। यानी परामर्श सेवा का महत्व किस लिए है, तो परामर्श सेवा का महत्व भाई छात्र का मानसिक स्वास्थ्य बरकरार रखना, उसकी शैक्षिक प्रगति करना, उसमें अनुशासन बरकरार रखना, कैरियर मार्गदर्शन करना, आत्मविश्वास बढ़ाना, है ना, कठिनाइयों का समाधान करना, वो सामना करता है ना, और कौशल विकास डेवलप हो जाते हैं, समायोजन करना सीख जाता है, बुरी आदतों से बच जाता है और उसके गार्जियन अभिभावक भी उससे संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये है ना परामर्श सेवा के महत्व की हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग परामर्श के प्रकार, परामर्श सेवा के प्रकार। तो परामर्श सेवा के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है निर्देशात्मक परामर्श, ठीक है। दूसरा होता है अनिर्देशात्मक परामर्श, और तीसरा होता है समन्वित परामर्श। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं निर्देशन के, ठीक है। इसमें क्या होता है, निर्देशात्मक परामर्श में क्या होता है, जो परामर्शदाता होता है, परामर्शदाता है ना, जो शिक्षक होता है, ये किसको, छात्र को डायरेक्ट मदद करता है, डायरेक्ट मतलब समझा देता है, ठीक है। यानी कि वो क्या करता है, परामर्शदाता मुख्य भूमिका में होता है, ये मुख्य भूमिका में होता है परामर्शदाता, और ये उस समस्या का विश्लेषण करता है और सीधे समाधान बता देता है, यानी छात्र को सीधा समाधान बताता है, ये मुख्य भूमिका में होता है, ठीक है। ये सीधा डायरेक्ट बच्चे को बता देता है कि भाई आपकी समस्या ये है और इसका समाधान ये है ना, और छात्र उससे स्वीकार कर लेता है और सीधा समाधान बनाकर उस समस्या का समाधान करता है। तो निर्देशात्मक है ना, तो परामर्शदाता मुख्य भूमिका निभाता है और छात्र को डायरेक्ट परामर्श देता है, ठीक है। आज निर्देशात्मक में क्या होता है,
परामर्शदाता बच्चे को डायरेक्ट निर्देशक नहीं करता है। यहाँ पर क्या होता है, अनिर्देशित, इसमें क्या होता है, वो एक सहायक की तरह काम करता है और छात्र स्वयं समाधान खोजता है। यहाँ पर मुख्य भूमिका किसकी थी, यहाँ पर मुख्य भूमिका शिक्षक। ये क्या होता है, यहाँ पर परामर्शदाता क्या होता है, परामर्शदाता यहाँ पर क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सहायक की भूमिका, यहाँ मुख्य भूमिका मतलब सहायक की भूमिका में, और छात्र स्वयं हल खोजता है, ठीक है, केवल मदद करता है, यहाँ पर हेल्प करता है, ठीक है। निर्देशात्मक परामर्श के अंतर्गत केवल एक सहायक की तरह काम करता है और छात्र स्वयं हल खोजता है समस्या का, छात्र स्वयं हल खोजता है समस्या का। यहाँ पर हल कौन खोजता है, यहाँ पर हल आपका परामर्शदाता खोजता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, समन्वित। इसमें दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है, दोनों विधियों का प्रयोग, यानी कि दोनों विधियों का प्रयोग का मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों विधियों का प्रयोग का मतलब होता है कि निर्देशन सेवा में, निर्देशात्मक में क्या होता है, परामर्शदाता जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है, वो समस्या के समाधान में समुचित हल खुद निकालता है ना, स्वयं के विवेक से, और छात्र को गाइड करता है, छात्र को सीधा बता देता है कि आपको ऐसे करना है। यहाँ पर क्या होता है, वो डायरेक्ट नहीं बताता है, बल्कि वो केवल छात्र को उस समस्या के समुचित समाधान के लिए है ना मोटिवेट करता है, बताता है, अवगत कराता है, और छात्र स्वयं निर्णय लेता है। यहाँ पर निर्णय कौन लेता है, परामर्शदाता। इनमें क्या होता है, दोनों रूप होते हैं, यानी परामर्शदाता समन्वित में क्या होते हैं कि परामर्शदाता और प्रार्थी दोनों आपस में बातचीत करते हैं, बातचीत करने के दौरान है ना समस्या का समुचित समाधान दोनों विधियों से निकालते हैं। परामर्शदाता भी अपनी बात कह देता है कि ऐसी समस्या समाधान हो सकता है, और छात्र भी अपनी बात कहता है कि ऐसी समस्या का हल हो सकता है। इस प्रकार से आपने परामर्श सेवा के प्रकार पढ़े, तो परामर्श सेवा के प्रकार निर्देशात्मक, अनिर्देशात्मक और समन्वित, ये 3 रूप होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अच्छे परामर्श कार्यक्रम की 15 विशेषताएं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, अच्छे परामर्श कार्यक्रम की विशेषताओं की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो कौन कौन से अच्छे कार्यक्रम हैं, है ना, अच्छे परामर्श कार्यक्रम की विशेषताएं, अच्छे परामर्श सेवा कार्यक्रम की विशेषताएं, इनकी चर्चा करते हैं हम लोग, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, है ना। तो पहली, ठीक है, तो पहली है स्पष्ट उद्देश्य, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है। परामर्श सेवा में परामर्श प्रार्थी समस्या लेकर आता है, लेकिन परामर्शदाता का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, बच्चे का समस्या का समाधान में उसका लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। और जो परामर्श देने वाला होता है वो प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए, यानी कि ट्रेनिंग होना चाहिए, पेशेवर होना चाहिए, है ना, प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए उसको, है ना, वो प्रशिक्षित कर्मचारी हो, तभी वो पेशेवर होगा, है ना, तभी वो समुचित रूप से मदद कर पाएगा, है ना। और लचीलापन अपनाने वाला होना चाहिए। जो परामर्श सेवा कैसी हो, वो लचीलीपन हो। लचीलीपन का मतलब होता है लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन का मतलब होता है समय काल परिस्थिति लचीलापन होना चाहिए, यानी कि वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से बदलाव कर सके। उस समस्या में जो बदलाव आता है, विद्यार्थी की समस्या में बदलाव आता है, तो उसी हिसाब से बदलाव करके उसे बताए। गोपनीयता, चौथी बात आई यहाँ पर गोपनीयता, है ना। तो गोपनीयता की सुरक्षा करना है, गोपनीय रखना है, तो गोपनीयता की बात आई। तो वो जो भी बातचीत परामर्शदाता और परामर्श प्रार्थी के मध्य जो भी बातचीत होती है उसको गोपनीय रखा जाता है, ठीक है। सहयोगात्मक, 5वां बिंदु है सहयोगात्मक, यानी कि जो भी समस्या होती है वो कैसी होनी चाहिए, सहयोग होती, यानी कि परामर्श जो दाता होता है उसको हमेशा सहयोगी नेचर का होना चाहिए, ठीक है। और उसके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए, ठीक है, पर्याप्त संसाधन होना चाहिए। पर्याप्त संसाधन का मतलब उसका कमरा अलग हो, रूम अलग हो, वहाँ पर वो बैठ के, है ना, अच्छे से बात कर सके, क्योंकि परामर्श लेने वाला व्यक्ति होता है ना, वो जब उसके सामने पहुँचता है तो उसे एक रूम हो जहाँ पर वो एकांत में बातचीत कर सके, है ना। तो ये संसाधन होना चाहिए, ठीक है। और ये नियमित होना चाहिए। परामर्श सेवा कैसी हो, नियमित हो। नियमित का मतलब रेगुलर चले, हर कॉलेज में होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए। जो छात्र को जब समस्या लगे वो समस्या के समाधान के लिए नियमित रूप से, है ना, परामर्शदाता से संपर्क कर सके, ठीक है।
और ये व्यापकता का सिद्धांत, यानी जो सेवा हो कैसी हो, वो व्यापक हो। व्यापक का मतलब व्यापकता का व्यापक हो, है ना, व्यापकता है ना, व्यापक हो। व्यापक का मतलब क्या है भाई? व्यापक का मतलब होता है जो बच्चा है वो शैक्षिक निर्देशन के लिए भी जा सकता है, व्यावसायिक निर्देशन के लिए जा सकता है और व्यक्तिगत निर्देशन के लिए भी जा सकता है। समान अवसर, सबको मिले समान अवसर, यहाँ पर सरल है ना, समान अवसर मिलने चाहिए सबको, यानी कॉलेज के सब बच्चों को परामर्श सेवा समान रूप से मिलनी चाहिए, तो समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। और ये सरल हो, परामर्श सेवा सरल हो, यानी हर बच्चा आसानी से परामर्श सेवा देने वाले व्यक्ति के पास आराम से पहुंच जाए, तो ये सरल होना चाहिए, है ना। और स्वैच्छिक हो। स्वैच्छिक का मतलब ये सेवा स्वैच्छिक होती है, यानी कि जो आपका भाई स्वैच्छिक का मतलब ये हुआ कि छात्र अपनी मर्जी से उस समस्या के समाधान के लिए जाता है, तो ये सेवा कैसी होती है? स्वैच्छिक होती है, ठीक है। इसमें अनुवर्ती सेवा, ठीक है। अनुवर्ती का मतलब अनुवर्ती सेवा भी होती है, फॉलो अप सेवा, अनुवर्ती सेवा। अनुवर्ती सेवा का क्या मतलब होता है? अनुवर्ती सेवा का मतलब होता है फॉलो अप सेवा। फॉलो सेवा का मतलब होता है कि कोई विद्यार्थी ऑलरेडी उस समस्या का, है ना, के बारे में चर्चा कर रहा है, तो वो लगातार शिक्षक से, है ना, या परामर्श सेवा देने वाले व्यक्ति से लगातार मिलता रहता है, लगातार बातचीत करता रहता है ना, समय काल और परिस्थिति के हिसाब से, है ना, परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वो बातचीत करता है। ये वैज्ञानिक आधार है, ठीक है। परामर्श का आधार कैसा होना चाहिए? वैज्ञानिक आधार होना चाहिए, यानी कि परामर्श का लेखन होना चाहिए, एक रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए, है ना, और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से युक्त होना चाहिए। इसका जो वातावरण हो कैसा हो? वातावरण सकारात्मक हो, सकारात्मक वातावरण हो, वातावरण आपका सकारात्मक होना चाहिए। सतत मूल्यांकन हो, सतत मूल्यांकन, ठीक है, सतत मूल्यांकन हो, यानी जो अच्छी परामर्श सेवा जो कार्यक्रम होता है उसकी विशेषताएं, तो इसका स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए, प्रशिक्षित कर्मचारी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, इसमें देश काल परिस्थिति के हिसाब से उसकी समस्या में परिवर्तन होता है, तो उसे फॉलोअप अनुवर्ती सेवा भी देनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, जैसी समस्या वैसे समाधान, गोपनीयता रखना चाहिए, उसको सहयोगी नेचर का होना चाहिए, और पर्याप्त संसाधन होना चाहिए, अलग कमरा रूम होना चाहिए जहाँ पर बच्चा बैठ के बातचीत कर सके, नियमित चलना चाहिए, और ये व्यापक होना चाहिए। व्यापक का मतलब ये शैक्षिक होना चाहिए, व्यावसायिक होना चाहिए, व्यक्तिगत होना चाहिए, किसी भी मतलब कोई भी समस्या हो सकती है, उस समस्या के समाधान के लिए वो परामर्श ले सकता है। समान अवसर, तो सबको बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए, है ना, परामर्श सेवा में। ये सरलता से बच्चा पहुंच सके, शिक्षा से बच्चा पहुंच सके, उसे डर ना हो, न भय ना हो। अनुवर्ती सेवा हो, जो बच्चे ऑलरेडी समस्या से पीड़ित हैं, वो समस्या समाधान के लिए समाधान खोज रहे हैं और लगातार खोजते रहते हैं, तो उनको लगातार अनुवर्ती सेवा दी जाए। ये वैज्ञानिक आधार होता है ना, ठीक है। वैज्ञानिक आधार का भी ध्यान रखा जाए, है ना। वैज्ञानिक आधार यानी ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उपयोग किया जाना चाहिए इसका, है ना, और सकारात्मक वातावरण भी होना चाहिए अच्छी परामर्श सेवा का, और सतत मूल्यांकन भी होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार हम अब चर्चा करते हैं, ये हुआ अच्छे परामर्श कार्यक्रम की विशेषताओं की चर्चा हो गई। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि एक विद्यालय में कैसे है ना परामर्श सेवा का आयोजन किया जाए, है ना। तो कैसे हम लोग करें, तो कैसे हम लोग परामर्श सेवा का, है ना, बात कहें कि भाई कैसे एक बढ़िया सा परामर्श सेवा कार्यक्रम विद्यालय में आयोजित किया जाए, ठीक है। तो हमको क्या करना है? आयोजन विद्यालय में क्या करना है? हमको परामर्श सेवा का आयोजन करना है, ठीक है। परामर्श सेवा का आयोजन करना है। सेवा का आयोजन कैसे करें, ठीक है भाई। आयोजन जैसे डॉक्टरों के कैंप लगते हैं, डॉक्टर लोग कैंप लगाते हैं, है ना, आँख से संबंधित, तो ऐसे ही परामर्श सेवा का आयोजन कैसे करें विद्यालय में। परामर्श सेवा का आयोजन करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जो प्रिंसिपल होता है वो क्या करता है? समिति का गठन करता है, ठीक है। अब समिति का गठन करता है सबसे पहले भाई, कोई भी काम होता है विद्यालय में तो समिति बनाई जाती है कि भाई आप शैक्षिक समस्या पर बताएंगे, आप व्यावसायिक समस्या पर बताएंगे, आप व्यक्तिगत समस्या पर बताएंगे, है ना, आप मतलब
विद्यार्थी की जितनी समस्या उतनी समस्याओं के लेकर एक समिति बनाई जाती है, कई समितियां बनाई जाती हैं। ये समितियां ही है ना उस पर काम करती हैं, फोकस करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यही होता है कि समिति का गठन होता है। फिर जो समिति वो बन जाती है, ये समिति क्या करती है, आवश्यकता का विश्लेषण करती है। किसकी आवश्यकता, आवश्यकता का विश्लेषण करती है। ये बच्चों की जो आवश्यकता का विश्लेषण करती है, भाई बच्चे कौन कौन सी समस्याओं से पीड़ित हैं, ठीक है। एक समिति बना दी गई। जब शिक्षक अपने वरिष्ठ शिक्षकों के साथ मिलकर, जो प्रधान प्रिंसिपल होता है वो वरिष्ठ शिक्षकों के साथ मिलकर एक समिति का गठन करता है, और ये समिति निर्णय लेती है कि आवश्यकता का विश्लेषण करता है। आवश्यकता किसकी, बच्चों की आवश्यकता, बच्चों को कौन कौन सी है ना परामर्श सेवा की ज़रूरत है ना, इस पर विचार करते हैं, ठीक है। आवश्यकता का विश्लेषण करते हैं कि बच्चों को कोई कैरियर संबंधी समस्या है ना, या शैक्षिक समस्या है, या वैसायिक समस्या है, या व्यक्तिगत समस्या है, कौन सी समस्या है, तो उन आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है, समिति का गठन होता है। इसके बाद क्या होता है, आवश्यकता का विश्लेषण हो गया। इसके बाद संसाधनों का प्रबंधन। अब संसाधनों का प्रबंधन, चूँकि संसाधनों का प्रबंधन, ठीक है, तो अब जब ये संसाधनों का प्रबंधन, अब ये होगा बच्चों को बताना पड़ेगा कि ये समस्या से संबंधित हैं तो आपको इस रूम में जाना है। अगर आप शैक्षिक समस्या से संबंधित तो इस रूम में जाना है, व्यावसायिक समस्या से प्रॉब्लम है तो इस रूम में जाना है, और अगर यानी कि अगर आपको व्यक्तिगत समस्या है तो आपको इस रूम में जाना है। तो ये प्रबंधन करना पड़ता है, क्योंकि ये सारी सेवाएँ व्यक्तिगत होती हैं, है ना, गोपनीय होती हैं, ठीक है ना, सहायता की जाती है छात्र की। तो इसलिए संसाधनों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है। अलग रूम होना चाहिए, अलग कमरा होना चाहिए। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं जागरूकता अभियान। जागरूकता अभियान, ठीक है, तो जागरूकता अभियान। अब आपको क्या करना है, इन सेवाओं के बारे में प्रचार प्रसार करना होगा, बच्चों को अवेयरनेस करना, बच्चों तक ये सूचना पहुंचानी होती है। इसलिए क्या करना पड़ता है, जागरूकता अभियान आयोजित करने पड़ते हैं, तभी बच्चे इन सेवाओं का लाभ उठा पाते हैं, ठीक है। अगला है कार्यशालाएं, ठीक है। अगला है कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। तो कार्यशालाएं कैसे आयोजित की जाती हैं, कार्यशालाएं है ना, कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। जागरूकता अभियान के बाद कार्यशाला का आयोजन होता है। इस समस्या के समाधान के लिए कार्यशाला आयोजित की जाती है, और यहाँ पर समस्याओं के संबंध में सत्र आयोजित किए जाते हैं, और फिर इनका रिकॉर्ड रखा जाता है। अगला क्या है, जो भी बच्चे परामर्श लेने आते हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है ना, रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन ये रिकॉर्ड गोपनीय होता है, ठीक है। और फीडबैक, और बच्चों से फिर फीडबैक भी लिए जाते हैं, ठीक है, बच्चों से फिर फीडबैक लिए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार आप देखेंगे विद्यालय में परामर्श सेवा का आयोजन करने के लिए अब विद्यालय का जो प्रिंसिपल होता है एक समिति का गठन करता है, वरिष्ठ शिक्षकों का पैनल का गठन करता है। फिर आवश्यकता कौन कौन सी है ये तय करते हैं, बच्चों की कौन सी आवश्यकताएं हैं, तो ये शिक्षक तय करते हैं कि बच्चों की कौन कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं, वो कौन सी शैक्षिक व्यावसायिक है ना, इस आधार पर समिति बनाई जाती हैं। फिर उसी आधार पर संसाधन का प्रबंधन किया जाता है। जो कॉलेज में शिक्षक होते हैं उनको बांटा जाता है ना, उनकी क्षमता योग्यता के अकॉर्डिंग कर्मचारियों को, शिक्षकों को बांट के है ना अलग अलग कमरे में बैठाया जाता है। फिर जागरूकता अभियान चलाया जाता है, बच्चों को सूचना दी जाती है कि हम लोग ये काम करने जा रहे हैं विद्यालय में, है ना। फिर कार्यशाला आयोजित की जाती है। फिर वो दिन आता है जिस दिन है ना बच्चों को परामर्श दिया जाएगा। जब बच्चे परामर्श लेने के लिए आते हैं फिर उनके रिकॉर्ड को मेंटेन करके लिखा जाता है किस बच्चे ने क्या पूछा है, उसकी सूचना गोपनीय रखी जाती है। फिर बच्चे से फीडबैक लिया जाता है, शिक्षकों से फीडबैक लिया जाता है, विद्यालय की संस्था के है ना गार्जियन से फीडबैक लिया जाता है। इस तरह ये विद्यालय में आप परामर्श सेवा को आयोजन करना है तो सबसे पहले प्रिंसिपल को समिति का गठन करना होगा। जब उस समिति का गठन करेगा फिर वो जो समिति होती है वो तय करती है कि कौन कौन सी समस्या का विश्लेषण हमको करना है, कौन कौन सी परामर्श सेवा हमको विद्यालय में देनी है, ठीक है। उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने संसाधनों का प्रबंधन करना पड़ेगा, है ना। फिर जब प्रबंधन हो जाता है तो इसके बाद क्या होता है, बच्चों में जागरूकता फैलाई जाती है, क्योंकि भाई परामर्श सेवा किसके लिए, वो बच्चों के लिए है। जब बच्चों के लिए है तो बच्चों को बताना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो बच्चे आते हैं परामर्श लेने के लिए, कार्यशाला का आयोजन होता है, कार्यशाला में बच्चे पहुंचते हैं और परामर्श के लिए आते हैं, ठीक है। इस तरीके से उनका रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, बच्चों ने किस सेवा में कितना है ना, किस किस समस्या में वो पीड़ित थे, किस समस्या में परेशान थे, है ना। तो ये सारा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। रिकॉर्ड मेंटेन करके बच्चे की समस्या का समुचित समाधान निकालने की कोशिश की जाती है, उनसे परामर्श दिया जाता है। यहाँ पर फीडबैक भी लिया जाता है बच्चे से कि वो मेरी सेवा से कितना संतुष्ट है, विद्यालय की परामर्श सेवा से कितना संतुष्ट है। इस आधार पर
जो प्रिंसिपल होता है वो फेरबदल करता रहता है। इस प्रकार आपने विद्यालय में परामर्श सेवा के सिद्धांत है ना, परामर्श सेवा के प्रकार, इन सब चीज़ों का को पढ़ा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना। तो इस तरीके से ये हेडिंग्स को आप पढ़िए, नोट डाउन करिए। मैंने बहुत अच्छी हेडिंग्स का कलेक्शन किया है और साथ में मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया है। आप इनको अच्छे से लिख सकते हैं, हेडिंग बार लिख सकते हैं। इतना मैटर मैंने आपको दे दिया है कि इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से, इजीली तरीके से इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो अब समय हो गया है ना। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय।